Very good morning, students. Last time, and the last topic we have talked about is electron gain enthalpy. I have spent two videos on electron gain enthalpy to make you the concept very clearer. Now we have some problems to be solved on electron gain enthalpy is like a conceptual question you can say, or you can say it's like MCQ questions which are asked in the papers. So the first problem, without wasting your time, I'm taking up is which of the following element has the most negative electron gain enthalpy. तो हमने बताना है कि ये तीन कॉन्फ़िगरेशन दी गई हैं 1, 2, 3, इनमें से सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होगी, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एलिमेंट है, एलिमेंट का एटम है, सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे. तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्या है. फर्स्ट है नियॉन 3s2 3p3 यानी फास्फोरस है. सेकंड है नियॉन यानी कि 10 + 2 12 + 4 16 यानी ऑक्सीजन है. थर्ड नियॉन + 3s2 3p5 यानी 10 + 2 + 2 12 + 5 17 यानी क्लोरीन है, यानी हैलोजन है. तो हैलोजन्स के बारे में आपको बताया क्या था कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज़ करते हैं, हैलोजन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में ऐसी होता है कि इनको अपनी नोबल गैस, इनको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 3p5 में ऐड कर दें तो 3p6 हो जाएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी हो जाएगी, तो बहुत ही स्टेबल हो जाएगा. इसका ये क्लियरली मीनिंग है कि जो अपना क्लोरीन है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा, क्योंकि एक तो ये हैलोजन है और हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है. सेकंड, इनको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following pairs of elements would have more negative electron gain enthalpy, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो पहला है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा. नेचुरली ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो हाफ फिल्ड है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव नहीं होती बल्कि पॉजिटिव होती है, इसलिए इसमें से आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन. उसके बाद आ जाइए सल्फ़र और ऑक्सीजन. तो जो कल वीडियो आपने देखा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि एक हैलोजन के केस में क्या होता है कि फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फुलरीन का साइज़ छोटा होने के बावजूद भी वो क्लोरीन से कम एनर्जी रिलीज़ करता है. और मैंने एक अगले पेज पे क्वेश्चन लिख के दिया था, सल्फ़र जो है और ऑक्सीजन का जब कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन का साइज़ छोटे होने के बावजूद भी वो एनर्जी जो है कम रिलीज़ करता है सल्फ़र के कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑक्सीजन का जो 2p सबशेल होता है बहुत कम्पैक्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए सल्फ़र ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, हालांकि सल्फ़र का साइज़ ऑक्सीजन से थोड़ा बड़ा होता है. तो ये एक एक्सेप्शनल केस था, ये कल के वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बना के दिया था. तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में से सल्फ़र ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 16th ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप को है बिलोंग करता है, सल्फ़र भी 16 ग्रुप को बिलोंग करता है. पर जो सल्फ़र है उसका जो 3p सबशेल है वो इतना कम्पैक्ट नहीं है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल नहीं करता, जिसकी वजह से सल्फ़र में इलेक्ट्रॉन इजीली अकोमोडेट हो जाता है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस तो है ही है. इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो कल का वीडियो है उसे दोबारा देखिए, अभी वो पब्लिक ही है,
और कल के जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको पढ़ के देखिए, उनमें भी ये क्वेश्चन है, एक ये वाला, एक फुलरीन और कुलरीन वाला, कि फुलरीन और कुलरीन में से कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, कुलरीन रिलीज़ करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन और सल्फ़र में से सल्फ़र ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, हालांकि सल्फ़र का साइज़ ऑक्सीजन से बड़ा होता है। आगे रूटीन केस है, कार्बन और सिलिकॉन में से कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन ऊपर होता है, सिलिकॉन नीचे होता है। कार्बन का साइज़ छोटा होता है, सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होता है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। जिसका साइज़ छोटा होता है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करता है। कार्बन का न्यूक्लियस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है सिलिकॉन के कंपैरेटिवली। सो इसमें आंसर जो है वो क्या आएगा, कार्बन आएगा। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स थे जो हमने करे। तो आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद मेरे पास है अगला क्वेश्चन, arrange the element with the following electronic configuration in order of increasing electron gain enthalpy। increasing electron gain enthalpy के point of view से इनकी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को देना है हमने। तो पहले हमारे पास है 1s2 2s2 2p5 यानी फुलरीन हो गया, A फुलरीन। B जो है 1s2 2s2 2p4 यानी 8 यानी ऑक्सीजन हो गया। C 1s2 2s2 2p3 7 यानी नाइट्रोजन हो गया। D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 यानी सल्फर D हो गया। तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का यहाँ पे मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकमिंग मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम कंपेयर करें फुलरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र को, तो फुलरीन एक हैलोजन है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। सो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होगी, फुलरीन की होगी। और ए का आंसर हमें ए के बारे में पता चल गया। सी नाइट्रोजन के बारे में हम जो मोटे तौर पे पहले पहले नज़र आता है, पहले आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको इतना लिखें। ये लिखना नहीं होता, दिमाग में सोचना होता है। तो आपने जब हैलोजन देख लिया तो हैलोजन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। फिर नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है तो नेचुरली ये कंपैरेटिव ये एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब रह गया ऑक्सीजन और सल्फर का कंपैरिजन। तो अभी मैंने इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम बताई थी उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का साइज़ छोटे होने के बावजूद भी ऑक्सीजन कम एनर्जी रिलीज़ करता है और सल्फर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है फुलरीन, उसके बाद रिलीज़ करता है सल्फ़र। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन रिलीज़ करता है, फुलरीन, ए। उसके बाद कौन रिलीज़ करता है, सल्फ़र यानी डी। उसके बाद कौन रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन यानी बी। और एनर्जी रिलीज़ करने की बजाय एब्जॉर्ब कौन करता है, सी यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, सी यानी कि नाइट्रोजन। तो इस तरफ फुलरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, फिर उससे कम सल्फर रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन सल्फर से भी कम रिलीज़ करता है, नाइट्रोजन सबसे कम रिलीज़ नहीं करता बल्कि एब्जॉर्ब करता है। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप इनको इस तरह से अरेंज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज हो, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो। तो फुलरीन की नेगेटिव होती है सबसे ज़्यादा नेगेटिव, सल्फ़र की थोड़ी कम नेगेटिव होती है, और ऑक्सीजन की सल्फ़र से कम एनर्जी रिलीज़ होती है, और नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है। तो नेचुरली अरेंजमेंट इस तरह से देना पड़ेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ उसने
क्वेश्चन में पूछा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। नॉर्मली वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन चूंकि पूछा है तो मुझे तो करवाना ही है। अब हम ये भी नहीं कर सकते कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपल सिंपल चीज़ें करा दें और जो टेक्निकल हैं वो हम खाना पूर्ति करके कहें नहीं जी ये छोड़ देते हैं, ये तो ऑनलाइन समझ नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आप इनको अरेंज कीजिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हो। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किसकी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है फुलरीन, उसके बाद कौन रिलीज करता है सल्फर, और उससे कम कौन रिलीज करता है ऑक्सीजन, और रिलीज करने की बजाय अब्जॉर्ब कौन करता है नाइट्रोजन। सो फुलरीन मोस्ट नेगेटिव, followed by sulfur, followed by oxygen and nitrogen absorb energy। बाकी मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक पूरा पेज इसको डेडिकेट कर दिया है क्वेश्चन को, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं आपको सिर्फ समझा के ये छोड़ दूं। आप जब अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे और आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ लगेगा। हाँ, वीडियो आप एक दो बार ज़रूर देखिए, ठीक है। तो इसमें उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अरेंज कीजिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी मोर नेगेटिव से लेसर नेगेटिव से लीस्ट नेगेटिव तक। तो फुलरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, सल्फर उससे कम रिलीज करता है, ऑक्सीजन और कम रिलीज करता है, नाइट्रोजन रिलीज करने की बजाय अब्सॉर्ब करता है। इसलिए ये ऑर्डर इस तरह से लिखा है। और यहाँ पे फुलरीन ए था ऑप्शन में, सल्फर डी था, ऑक्सीजन बी था, नाइट्रोजन सी था। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब दैट इज बिकम लेस नेगेटिव या पॉजिटिव। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्वेश्चन बच्चा क्लियर हो गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के। तो अगला क्वेश्चन है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है, इनको डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन अब जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे उलट वाले ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन तो बच्चे हमें सबसे पहले पता है कि ये एनर्जी रिलीज करता ही नहीं, एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम नेगेटिव है, बल्कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है, इसको छोड़ दो, फिर ऑक्सीजन पे आ जाओ। तो पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करते हैं, डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज क्या करते हैं, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, यानी बोरोन कम एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बन बोरोन से ज़्यादा रिलीज करेगा और ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा रिलीज करेगा। नाइट्रोजन को बीच में छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन को सबसे पहले लिख देते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट रिलीज एनर्जी, इट हैज़ हाफ फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए नाइट्रोजन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बोरोन रिलीज करता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है, ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। और पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो क्या इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स व्हाट, मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। ये इतने इतने स्पेसेस इसीलिए बचा के रखे होते हैं कि कुछ लिखना पड़े तो आपको लिख के बता दें। तो लेफ्ट टू राइट, नाइट्रोजन को छोड़ दिया, हाथ रख दिया, लेफ्ट टू राइट पीरियड में ये पीरियड लिखा है मैंने, ठीक है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करता है,
इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कहा गया था जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, एटॉमिक साइज छोटा हो, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजियर होता है और ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, ओके। तो बेटा इसके साथ ही हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से हमने अटेम्प्ट करनी है, वो मैंने आपको करवा दी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो पूरा टॉपिक है हमारा वो फिनिश हो गया। तो अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, डायगोनल रिलेशनशिप का, और लास्ट में हम मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, एक पुराना पीरियोडिक टेबल है, वो करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या आप मुझे सिंपली फ़ोन कर सकते हैं। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप वीडियो को देखिएगा। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स आपको जल्दी समझ लगेंगी, क्योंकि लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया। ओके, शैल वी कॉल इट अ डे। इसके साथ ही आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूरा टॉपिक जो है दैट इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल बच्चा।